चलिए दोस्तों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कोशिका। तो कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं और अगर वैज्ञानिक नाम देखें तो वैज्ञानिक नाम है इसका साइटो। साइटो मतलब होता है कोशिका। तो साइटो जहाँ भी शब्द आता है इसका मतलब कोशिका या कोशिका से संबंधित कुछ नाम है, इसीलिए विज्ञान में जहाँ भी कोशिका का नाम होगा वहाँ पे साइटो होगा। अब बात करते हैं साइटो के हिसाब से ही इसका नाम, इसके अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी, हिंदी में कहते हैं कोशिका विज्ञान। और सबसे पहले कोशिका की खोज किसने करी थी? तो सबसे पहले कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका की खोज की जो कि कॉर्क के पौधे से करी थी और इन्होंने 1665 में कोशिका की खोज करी सबसे पहले। इसीलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है या कह सकते हैं। लेकिन अब मृत कोशिका के बाद जीवित कोशिका की जो खोज करी वो करी सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक। तो जीवित कोशिका की खोज करी वो एक जीवाणु से करी थी और ल्यूमेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज करी। अब बात करते हैं कोशिका के सिद्धांत की। तो कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लाइडेन और स्वान ने दिया। स्लाइडेन और स्वान ने 1838 और 1839 में स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत ये कि सभी जीवों का शरीर, चाहे वो पेड़ पौधे हों, एक कोश की जीव हो या बहुकोश की जीव हो, पेड़ पौधे या जंतु, सभी जीवों का शरीर कोशिका से ही मिलकर बना होता है या कोशिका ही जीवन की सबसे सूक्ष्मतम कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है और सभी जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। तो ये तो था कोशिका का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है और सबसे छोटी कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा गैलीस्पेक्टम नामक एक जीवाणु होता है, उसकी कोशिका सबसे छोटी कोशिका है। यदि बात करें मानव शरीर की तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका मादा की अंडाणु की होती है और सबसे छोटी कोशिका नर के शुक्राणु की होती है। और सबसे अगर लंबाई में लंबी बात करें तो सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन सबसे ज़्यादा मस्तिष्क में पाई जाती है, इसमें बिल्कुल भी विभाजन नहीं होता है इस कोशिका में, इसलिए ये कोशिका बिल्कुल सुरक्षित जगह पर पाई जाती है। जैसे मस्तिष्क में बिल्कुल ऊपर कपाल होता है तो ऊपर पूरी कपाल इसका सुरक्षा कवच होता है। इसमें कुछ कोशिका ये एक बार कोशिका अगर क्षति हो जाए इसमें तो ये अपने आप को विभाजित करके रिपेयर नहीं कर पाती, इसलिए इसको बहुत सुरक्षित रखा जाता है। लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है और जो बिल्कुल भी विभाजित नहीं होती है ये अविभाजित होती है। अविभाजित मस्तिष्क में। और विभाजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा विभाजन होता है सबसे ज़्यादा यकृत कोशिकाओं में। यकृत कोशिकाओं में हमारे यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें सबसे जल्दी विभाजन होता है। यदि उसमें कोई अगर कट भी लग जाए ना, थोड़ा सा भी अगर चोट लग जाए अगर कट जाए अगर यकृत को, तो वो अपने आप को जल्दी रिपेयर कर लेता है। उसकी कोशिकाओं में बहुत जल्दी विभाजन होता है और विभाजन से ही कोशिकाएं बन जाती हैं। यदि बात करें कोशिका विभाजन कोशिका विभाजन वो होता है जिसमें एक कोशिका अपनी जैसी दूसरी कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाएं बना लेती है, जिसे कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन एक कोशिका से दूसरे कोशिका, सबका शरीर का विकास कोशिका विभाजन से ही होता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका, 2 से 4, 4 से 10, इस प्रकार से कोशिकाएं बढ़ती जाती हैं, शरीर का विकास होता जाता है। कहीं कहीं अगर अंगों में कोशिका विभाजन ज़्यादा हो जाए तो फिर वो कैंसर हो जाता है, इसलिए कोशिका विभाजन अगर अनियंत्रित हो जाए तो उसको कैंसर कहते हैं। ठीक है, चलिए कुछ तथ्य और हैं जिनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है बाहरी पदार्थ को अंदर लेना। जब कोशिका के अंदर बाहरी पदार्थ को अंदर लेती है, यानी आना जाना तो लगा रहता है, तो कोशिका के अंदर बाहरी पदार्थ जब अंदर जाते हैं तो उसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। साइटोसिस का मतलब, साइटो का मतलब जहाँ साइटो नाम आ जाए वहाँ कोशिका की बात हो रही है। और कोशिका के अंदर किसी चीज़ को या बाहरी पदार्थ को आना जाना, लेकिन आने जाने में दोनों होता है। तो आने में केवल कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थों को
एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और अगर बाहर जाने वाले को इसे कहते हैं एक्सो, इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, क्योंकि एग्जिट का मतलब होता है बाहर करना, और इसी से एक्सोसाइटोसिस यानी बाहर करना, अंदर की चीज़ को बाहर करना। अब बात करें कि तरल पदार्थ को कोशिका के अंदर रहना, तो इसको कहते हैं पाइनो। पाइनोसाइटोसिस। पाइनो का मतलब ही तरल पदार्थ होता है। इसमें सब दिख जाएगा कि साइटो का मतलब कोशिका, पाइनो का मतलब तरल पदार्थ, तो तरल पदार्थ को अंदर लेना पाइनोसाइटोसिस, ठीक है। और अब आता है ठोस पदार्थ को अंदर लेना, इसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस यदि कोई ठोस पदार्थ है उसको अंदर लेना, क्योंकि ठोस पदार्थ भी आते हैं, तरल पदार्थ भी आते हैं। कोशिका के अंदर जीव द्रव्य की हानि, इसको कहते हैं जीव द्रव्य संकुचन। जीव द्रव्य संकुचन, कोशिका के अंदर जो तरल भरा होता है, अर्ध ठोस पदार्थ होता है, उसको जीव द्रव्य कहते हैं। अगर जीव द्रव्य थोड़ा सा कम हो जाए ना, तो उसी की हानि को जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। जब जीव द्रव्य इसका तरल कम होगा तो ये भी सिकुड़ जाएगी, और जब सिकुड़ जाएगी किसकी वजह से? जीव द्रव्य की होने वाली कमी से। तो जीव द्रव्य में होने वाली कमी को ही जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। अगला है शरीर के अंदर कोशिका की मृत्यु, इसे कहते हैं नेक्रोसिस। शरीर के अंदर या ऊतकों के अंदर, ऊतक भी तो कोशिकाओं से मिलकर बने हैं और शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो कहीं पे अगर कोशिका की मृत्यु हो जाती है तो कोशिका की मृत्यु कहते हैं नेक्रोसिस। तो ये कोशिका का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब इसके आगे हम कोशिका के अंगों के बारे में और कोशिका की संरचना के बारे में बात करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोशिका से होता क्या है। तो कोशिका सिद्धांत, जैसे कि स्लाइडेन और स्वान ने बताया कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव जो भी एक कोशिकीय हैं या बहुकोशिकीय हैं या पादप हो या जंतु, सभी जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। और कोशिका से मिलकर और भी अंग बनते हैं जिनसे मिलकर ही अंग शरीर बनता है। तो कोशिका से मिलकर क्या बनता है? तो सबसे पहले बात करते हैं कोशिका। तो कोशिका से मिलकर बनता है ऊतक, ऊतक से मिलकर बनता है अंग, और अंग से मिलकर बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलकर बनता है पूरा शरीर। जैसे अगर बात करें कि जब हम घर बनवाते हैं, अपना कमरा, अपना मकान बनवाते हैं, तो उसके लिए बहुत से सामान की ज़रूरत होती है। ईंट लाते, कंक्रीट लाते हैं, रेत लाते हैं, सरिया लाते हैं, सबसे ज़्यादा ईंटें होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ईंटें ही लगती हैं उसमें। तो बात करें कि एक दीवार को बनाने में क्या ज़रूरी है। अब ज़रूरी नहीं है कि रेत या सीमेंट हो, मिट्टी से भी बना सकते हैं दीवार को। तो अगर ईंटें हो तो ईंटें के बीच में रेत या कंक्रीट की जगह, सीमेंट की जगह मिट्टी भी लगा देते हैं। तो अगर यूनिट की बात करें तो दीवार की इकाई क्या है? तो वो होगी ईंट, क्योंकि ईंट सबसे ज़रूरी होती है। जिस प्रकार एक ईंट को जोड़कर एक दीवार बनाई जाती है, चारों दीवार को जोड़कर एक कमरा बनता है, और बहुत से कमरों को मिलाकर एक पूरा घर बनता है, और पूरा घर, इसी प्रकार से हमारा शरीर का निर्माण होता है। जैसे एक ईंट को जोड़ कर एक दीवार बनती है, उसी प्रकार से कोशिकाओं को जोड़ कर एक ऊतक बनता है। अब एक दीवार को सभी चारों दीवारों जोड़ दो तो फिर पूरा कमरा बन जाएगा, और अगर ऊतक जुड़ जाएं तो अंग बन जाएगा। इसी प्रकार से बहुत से अंग जुड़ जाएं, अंग तंत्र, और पूरे अंग तंत्र को मिलाकर शरीर बनता है। तो ऊतक बनता कैसे है? जो कोशिकाएं समान संरचनाओं की होती हैं या समान आकार की होती हैं और एक ही प्रकार की समान प्रकार से कार्य करती हैं, ऐसे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। चाहे कोई भी काम हो, और संरचना भी उनकी एक जैसी आकृति, मतलब संरचना या बात करें तो संरचना भी एक जैसी हो, ऐसी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब एक ही विशिष्ट प्रकार के काम करने वाले समूह को, ऊतकों के ऐसे समूह को अंग कहते हैं। जैसे कि
लीवर के जो ऊतक होंगे वो लीवर में होने वाली प्रक्रिया का काम करते हैं। यदि बात करें आमाशय के जो ऊतक होंगे वो आमाशय के लिए पाचन तंत्र का काम करते हैं, तो पाचन के लिए काम करते हैं। तो ऐसे जो विशिष्ट एक ही विशिष्ट काम करते हैं, ऐसे ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं। अब सभी अंगों, अब एक जैसे अंग, जैसे पाचन तंत्र में बहुत से अंग आते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत है, अपना लीवर है और ग्रासनाल है, तो ऐसे ये बहुत एक दो अंग हैं। अब इन्हीं अंगों को मिलाकर एक अंग तंत्र बनता है, जो कि पाचन तंत्र में जो अंग लगते हैं ना, जैसे अपना यकृत हो गया, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, आहार नाल हो गया, मुंह हो गया, तो ये क्या है, केवल पाचन तंत्र का काम करते हैं। तो ये केवल एक ही काम करते हैं, यानी एक ही काम करने वाले अंगों को अंग तंत्र कहते हैं। ऐसे समूह को एक ही काम करने वाले अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। अब बहुत से अंग तंत्र मिल जाए, जैसे उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, ऐसे पूरे तंत्र मिला दें तो पूरा शरीर का निर्माण हो जाता है। जैसे एक घर को बनाया जाता है, जैसे एक एक चीज़ को जोड़कर घर बनाया जाता है, ऐसे एक एक कोश का ऊतक अंग मिलकर पूरा शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कोशिका के अंगों के बारे में। सबसे पहले आती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होती क्या है? तो कोशिका के आसपास जो आवरण दिखाई देता है, जैसे कोशिका के आवरण जो आसपास दिखाई देता है, चाहे पादप कोशिका मान लो, जंतु कोशिका में, दोनों में होती है। कोशिका के आसपास जो आवरण दिखाई देता है, जो घेरा दिखाई देता है, जिसके अंदर सभी अंग, कोशिका के जो अंग हैं वो सभी अंग पाए जाते हैं, जिसमें जीव द्रव्य भरा होता है, उसके आवरण को, चारों ओर के आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब कोशिका झिल्ली जो है वो अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है? अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब अभी हमने बताया कि कोशिका के अंदर चीज़ें जाती भी हैं और बाहर भी आती हैं। इसका मतलब ये कुछ चीज़ों को जाने देती है, कुछ को रोक लेती है, और कुछ चीज़ों को बाहर आने देती है, कुछ को रोक लेती है। यानी पूरी तरह से ये पारगम्य नहीं है, पूरी तरह से ये आर पार नहीं जाने देती, आधी चीज़ों को जाने देती, इसीलिए ये अर्धपारगम्य है। ये पतली होती है, पतली, लचीली। और बात करें तो पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में दोनों होती हैं। ये बनी होती है प्रोटीन की, प्रोटीन और वसा, प्रोटीन और वसा की ये बनी होती है जो सेल मेम्ब्रेन है। ये सुरक्षात्मक आवरण हो सकता है, लेकिन सुरक्षात्मक आवरण इतना जरूरी नहीं होता जितना कि सुरक्षात्मक आवरण पादप कोशिका में होता है। तो ये केवल क्या है, बाहरी आवरण है कोशिका का, जो प्रोटीन और वसा का बना होता है। ये अर्धपारगम्य होती है, पतली और लचीली होती है, जो जिसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं। अब आती है कोशिका भित्ति, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल, अब ये क्या है, एक जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो जंतु कोशिका में भी होती है, पादप कोशिका में भी होती है। लेकिन पादप कोशिका में क्या है, पादप कोशिका चौकोर आकार की होती है। ये एक और झिल्ली है जिसे कहते हैं सेल वॉल। ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं। चलिए, अब ये क्या है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो अर्धपारगम्य होती है, लेकिन ये पूरी तरह से पारगम्य होती है। ये इसके मुकाबले ठोस होती है, थोड़ी सी ठोस होती है, कठोर होती है, क्योंकि ये पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका में क्यों पाई जाती है, पहले तो बात करते हैं, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ये सेल मेम्ब्रेन के मुकाबले कठोर होती है और पारगम्य होती है। अब देखो, जंतु कोशिका में तो पाई नहीं जाती, खैर छोड़ो, लेकिन पादप कोशिका में क्यों पाई जाती है? जैसे मान लो हम जंतु हैं, जानवर में भी होती है, लेकिन जानवरों में नहीं होती।
क्योंकि जानवरों में सेल मेम्ब्रेन होती है। तो पादपों में क्यों होती है? जैसे मान लो कि हमारे शरीर में अगर हमें कहीं खतरा होता है या हमें चोट लगती है, तो चोट लगने से पहले अगर हमें पता चल जाए तो हम उसका बचाव करते हैं, यानी हमें नुकसान होती है, क्षति होने से हम उसका बचाव करते हैं, यानी हम अपने शरीर को या अपनी कोशिकाओं को बचा लेते हैं अगर हमें पता चल जाए तो। लेकिन पादपों की बात करें तो पादप अपनी सुरक्षा तो कर नहीं सकते, तो वो अपनी सुरक्षा कर नहीं सकते, इसीलिए सुरक्षा के लिए उनके पास ऑटोमेटिकली एक आवरण और होता है। यहाँ तक कि 100% तो इससे सुरक्षा नहीं हो पाती, लेकिन जितनी हो पाए छोटे मोटे आघातों से तो बच ही जाती होंगी उनकी कोशिकाएं, और ये कहें कि ये एक सुरक्षात्मक आवरण ही है। पादप कोशिका के लिए सुरक्षात्मक आवरण ही है ये, जो कि सेल वॉल है। वॉल का मतलब होता है दीवार, और ये एक मजबूती की दीवार है, इससे आघातों से इसे बचाने के लिए, कोशिका को क्षति से बचने के लिए। अब पढ़ते हैं कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में दोनों में होता है। अब कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य क्या है? इस कोशिका के अंदर हमने बताया कि एक अर्ध ठोस पदार्थ भरा होता है, अर्ध तरल जिसे कहते हैं, अर्ध तरल। कैसा होता है? अर्ध तरल। अर्ध तरल जो पदार्थ होता है कोशिका के अंदर बीच में केंद्रक भी होता है, लेकिन केंद्रक को छोड़कर आसपास जो भरा होता है कोशिका के अंदर, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका के जो जितने भी अंग हैं, जो अभी आपको फोटो में दिख रहे हैं, गोल्जी बॉडी हो गया, अपना माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, जो जितने भी हो गए, वो सभी अंग इसी कोशिका द्रव्य के अंदर तैरते रहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब कोशिका और प्लाज्म का मतलब द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म। तो सभी अंग इसी के अंदर तैरते रहते हैं, और ये कैसा है? अर्ध तरल पदार्थ। अब देखो, अगर ये पूरी तरह से तरल होता तो भी दिक्कत थी, अगर पूरी तरह से कठोर होता तो भी दिक्कत थी। जैसे मान लो कि अगर कोशिका हिलती डुलती है और ये पूरी तरह से तरल है, तो ये जल्दी जल्दी हिलता। मान लो कि पानी में कुछ चीज़ें डाल दें जो तैरती हों, अगर उसको पानी को जल्दी जल्दी हिलाए तो उसके आपस में जितने भी इसके अंदर अंग हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, क्योंकि एक दूसरे से टकराएंगे तो लड़ने लगेंगे। अब उनको भी रोकना है, लेकिन पूरी तरह से कठोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आना जाना भी लगा रहता है, तो पूरी तरह से कठोर भी नहीं हो सकता ये द्रव। तो इसका मतलब इसको अर्ध तरल कर देते हैं, यानी ये गाढ़ा टाइप का, गाढ़ा जो तरल है, द्रव भरा है इसमें, वो गाढ़ा होता है। इसीलिए इसमें ना तो पूरी तरह से हिल पाते हैं और ना पूरी तरह से रुके रहते हैं, आराम आराम से धीरे धीरे से हिलते रहते हैं। इससे ये इसमें चल फिर भी लेते हैं, और पूरी कोशिका, क्योंकि कुछ अंग ऐसे हैं जिनका चलना फिरना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से ये अर्ध तरल पदार्थ होता है, इसके अंदर सभी जीव जो कोशिका के अंग हैं वो पाए जाते हैं। अब बात करते हैं केंद्रक द्रव्य की। तो केंद्रक द्रव्य को कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस के द्रव्य को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये जो हमने बात करी अभी कोशिका के अंदर के द्रव्य की, इसको छोड़कर केवल जो केंद्रक का जो द्रव है, इसको 3 नंबर नाम दे दिया, तो ये हो गया अपना 3 नंबर, यानी कोशिका द्रव्य। अब ये केंद्रक द्रव्य, इसको 4 नंबर दिया है, तो इसको 4 नंबर डाल देते हैं, ये हो गया अपना केंद्रक द्रव्य। अब ये जो केंद्रक द्रव्य है, इसके अंदर ही, ये केवल केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है। केंद्रक के अंदर एक छोटा सा अंग और होता है जिसे केंद्रिका कहते हैं, केंद्रिका पाई जाती है। और क्या पाया जाता है? इसके अंदर अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए, गुणसूत्र, जीन्स, वो इसी के अंदर पाए जाते हैं, और इसी के द्रव्य के अंदर, यानी केंद्रक द्रव्य के अंदर, इसी के अंदर ये डीएनए तैरते रहते हैं। तो केवल केंद्रक द्रव्य इतना ही है। अब बात करें अगली 5वां नंबर, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की बात करें तो इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हमने कोशिका द्रव्य पढ़ लिया, केंद्रक द्रव्य पढ़ लिया, बस इन दोनों को मिला के ही जीव द्रव्य कहते हैं। है तो ये अलग अलग, लेकिन इन दोनों को साथ में कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की बात करें तो इसकी खोज करी थी सबसे पहले पुरकिंजे और डुजार्डिन। पुरकिंजे और डुजार्डिन ने इसकी सबसे पहले खोज करी। इसको ना कोशिका का
कह सकते हैं या कोशिका की माँ है, क्योंकि अगर कोशिका के अंदर जीव द्रव्य नहीं होगा, जीव द्रव्य मतलब कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों मतलब जीव द्रव्य, जीव द्रव्य अगर नहीं होगा यानी थोड़ी सी भी अगर कमी आई ना तो आदमी मर जाएगा। 1% कमी आ गई जीव द्रव्य में तो हमें प्यास लगने लगती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पानी का बना होता है। इसमें लगभग 80% जल पाया जाता है, बाकी 20% में ये अंग आते हैं। पूरी कोशिका में ये 80% जल पाया जाता है इसमें, और बाकी सब में इसके अंग आ जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जल की अगर थोड़ी सी भी 1-2% की कमी आई तो हमें प्यास लगने लगती है, जिससे इसकी कमी पूरी हो जाती है। और अगर 8-10%, 5% अगर थोड़ी सी ज़्यादा कमी हो गई तो फिर ये कोशिका मर जाती है और मृत्यु होने लगती है। तो ये कहा, इस तरह से इसको कह सकते हैं कि ये कोशिका की माँ है।